हम अगर स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक बदलाव की अवधारणा को देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों ने एक उदारवादी संविधान के माध्यम से एक उदारवादी लोकतंत्र स्थापित करके एक उदारवादी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करके ऐसी बातें स्थापित करने की कोशिश की ताकि लोकतांत्रिक मूल्य हमारी भारतीय समाज में, हमारी भारतीय समाज की विभिन्न संस्थाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में स्वीकार्य हो जाए, उसे वे ग्रहण कर ले और सदियों से जो भारतीय परंपरा चली आ रही है जिस विद्रूपता के साथ, उस विद्रूपता का समाप्ति कर दे, उस सामाजिक ताने बाने काया पलट कर देंगे। इसी सोच, इसी मूल्य, इसी आदर्श के साथ संविधान निर्माताओं ने एक सुंदर संविधान आजादी के बाद जनता के लिए प्रस्तुत किया। और यहाँ पर एक विद्वान है ऑस्टिन, उनकी माने तो संविधान सभा के सदस्यों ने वेस्टमिंस्टर मॉडल चुना था। वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं हम लोग ब्रिटिश मॉडल को, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसद ही सर्वोच्च है, और उसी प्रणाली को हम लोगों ने भी अपनाया। चाहे जो कारण रहे हो, अनेकों कारण रहे इसके लिए, लेकिन हम लोगों ने ब्रिटिश शासन प्रणाली जैसी ही व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की और संसदीय प्रणाली को हम लोगों ने अपनाया। और संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च होते हैं, कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। वहीं सांसद विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और जनता उन्हें वोट देती है, जनता उन्हें अपनी प्रतिनिधि के रूप में भेजती है। और इस हिसाब से यहाँ पर जनता सर्वोपरि होता है, संप्रभुता जनता में वास करती है। और ऐसा कोशिश किया गया कि ऐसा होगा तो वास्तविक अर्थों में जनता का शासन होगा, किसी सामंतवादी व्यवस्था नहीं होगी, कोई कुलीन व्यवस्था नहीं होगी, कोई राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं होगी, कोई ब्रिटिश अधिपत्य ऐसी बातें नहीं होगी, बल्कि आम लोगों का शासन होगा। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पसंद के उम्मीदवारों का चयन करेंगे और शासक एक सर्वोत्कृष्ट रूप में जनता पर शासन करेंगे। और स्वतंत्रता, समानता की बात करें तो इन्हें भी सम्मान दिया गया, इन्हें भी स्थान दिया गया कि हर एक लोग स्वतंत्र पूर्वक रहेंगे और समानता के साथ रहेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। औपनिवेशिक काल में, आजादी के पहले या और पहले अगर हम देख लें तो समाज में दलितों के साथ, अछूतों के साथ जो भेदभाव हो जाता होता था, तो उस तरह की किसी भी तरह की भेदभाव का पूर्णतः निषेध किया गया और यह संविधान में स्थापित की गई। विभिन्न अनुच्छेद के माध्यम से यह प्रतिष्ठापित किया गया। हर एक लोगों को अधिकार दिया गया, आजादी दी गई, समानता का वातावरण बनाने की कोशिश किया गया और पारंपरिक रूप से वे शोषित नहीं हो, उनका शोषण न हो, इन बातों की भी व्यवस्था की गई। ऑस्टिन यह भी कहते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान सारी संस्थाओं की कार्रवाई रही, वहीं आजादी के बाद सामाजिक अवधारणा तो केंद्र में रही ही, इसके साथ साथ राजनीतिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, इनके बारे में भी सोचा गया। आप प्रस्तावना पढ़ते हुए वहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात होती है। जब न्याय की बात होती है तो
आप समझ सकते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ शोषण नहीं होगा, किसी का जबरदस्ती नहीं होगा, किसी के साथ किसी प्रकार की गलती भेदभाव नहीं किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। और जब सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, तो फिर यह अपने आप में एक आदर्श है। और इस बात पर बल दिया गया स्वतंत्रता के बाद, और इससे सामाजिक बदलाव के बारे में सोचा गया। और हम यह भी देखते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के फलाफल, इसका फल आज भी आप समाज में देख सकते हैं कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, और आर्थिक रूप से यदि कोई पिछड़े हैं तो उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है, चाहे जिस भी माध्यम से, जो भी उन्हें सरकारी सहायता मिले, लेकिन वे भी मुख्य धारा में आ सके, इस बात के प्रयास किए जाते रहे हैं। और भारतीय संविधान का एक मौलिक केंद्र बिंदु के रूप में इसे रखा गया। और लोकतांत्रिक समाज, एक न्याय संगत समाज की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की, इसे स्थापित करने की कोशिश की। भारत से अलग यदि अन्य लोकतांत्रिक देशों की बात करें, अन्य उदारवादी लोकतांत्रिक देशों की बात करें, तो वहां एक चीज विशेष रूप से देखने को मिलती है कि अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी, उदार था। लोकतंत्र इतना उदार था, इतना उदार था, इतना उदार था कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार का एहसास था, और राज्य का हस्तक्षेप कम से कम। जाहिर है इसमें आम लोग जिसके पास पूंजी की प्रधानता होती है, उन्हें आगे बढ़ने का अधिक अवसर मिलता है उदारवादी परिप्रेक्ष्य में। और उदारवादी लोकतंत्र उसी देश में थी जहां पूंजीवादी शासन प्रणाली थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। और उन समाजों में जो कुछ हुआ उसे उदारवाद का लोकतंत्रीकरण हम कहते हैं, या इसे लोकतंत्र का उदारीकरण भी कहा जाता है। और अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ आर्थिक न्याय की बात की गई, राज्य के नीति निर्देशक की बात कही जाती है, इसमें आर्थिक समानता की बात कही जाती है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसी बातें नहीं थी। तो वहां उस तरह के लोकतांत्रिक वातावरण को, उदारवादी वातावरण को अपनाने की बात, बनाने की बात यहाँ भी लोगों ने कोशिश की। लेकिन अन्य देशों की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और अपने देशों की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अंतर था, लोगों के सोच में अंतर था, व्यवस्था में तो अंतर था ही। यहाँ आर्थिक व समानता की दिशा में उदारवादी लोकतंत्र की पूर्वाग्रह दिखती है हमें। और संविधान सभा के सदस्यगण यह सोचते थे, उन्हें यह लगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति आम लोगों की शक्ति होगी, वह उसे बढ़ावा देगी, वो उसे समृद्धि देगी। आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बातों को यदि याद करें तो उन्होंने कहा था कि आधुनिक संसदीय लोकतंत्र भारतीय समाज की संरचनाओं में एक बुनियादी बदलाव लाएगा। इस लोकतंत्र के सहारे वह समाज में परिवर्तन की कल्पना कर रहे थे। और इसी तरह 1955 में के.एम. पन्नीकर, इन्होंने कहा था अपनी पुस्तक में हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, उन्होंने कहा है कि इन्होंने सार्वभौम वयस्क मताधिकार को बहुत बड़ा हथियार माना, बहुत बड़ा आधार माना, बहुत बड़ा स्तंभ माना कि इसके सहारे हम वर्षों की स्थापित रची बसी जो मानसिकता है पूंजीपति का, सामंती का, सवर्णों का, यह चौधराहा टूटेगा। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाने से हर एक व्यक्ति, सार्वभौम वयस्क मताधिकार आप जानते हैं कि जहां बिना किसी भेदभाव के सबों को मत देने का अधिकार, सभी एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, सबों का एक ही मूल्य। और बिना अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, सबों का मूल्य बराबर।
और इस तरह इस बोर्ड के आधार पर, इस बोर्ड के सहारे सरकार बनना था। सरकार कानून बनाती, सरकार नीति का निर्माण और क्रियान्वयन करती। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ के.एम. पनिक्कर की विचारों को भी देखें तो उन्होंने इसे आम जनता का एक बहुत बड़ा हथियार कहा था, और उन्हें लगा था कि जो और लोगों को जो विशेषाधिकार है, जो असमानता है अपने समाज में, यह विध्वंस हो जाएगा। और इस सार्वभौम विश्व मताधिकार को पनिक्कर ने डायनामाइट के साथ इसकी तुलना की थी। डायनामाइट की तरह वो पुरानी परंपरा है, पुरानी सत्ता, पारंपरिक सत्ता जो संविधान जिसे मान्यता नहीं देती थी, यह टूट जाएगी। वहीं एक विद्वान हुए राजनीति शास्त्री W.H. मॉरिचॉन, उनके माने तो वयस्क मताधिकार ने मताधिकार के प्रयोग के अधिकार को गरीबी और अशिक्षितों तक तो पहुंचा दिया, ठीक, लेकिन यहां पर उनका कहना है कि गरीबी उन्मूलन इससे संभव नहीं हुआ, और यह एक सशक्त सरकार दे देती, यह भी संभव नहीं होता इससे। तो उन्होंने इसकी तुलना अन्य राष्ट्रों से की है, और उनका कहना है कि जो कि इस गरीबी या जो आर्थिक विपन्न है उसको जो लाभ मिलता है, एक दूसरा है जो कि लाभ नहीं मिलता है। तो पश्चिमी देशों की बात करें तो जिसे लाभ नहीं मिलता है, जो संपन्न है, गरीबी को उनके द्वारा कम किया गया है। अपने देश में गरीबी को सरकार के सहयोग से कम करने का प्रयास किया गया। वहां बोर्ड के माध्यम से सोचा गया कि गरीबी दूर होगी, इनकी सरकार होगी। वहीं अगर पश्चिमी राष्ट्रों को देखें तो वहां पर मॉरिचॉन का कहना है कि नहीं, पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ कि वहां जो अमीर रेखा के ऊपर थे, जो अमीर थे, संपन्न थे, उनके द्वारा गरीबी कम हुआ। वो उन्होंने उदारवादी लोकतंत्र को विस्तार दिया, और उदारवादी लोकतंत्र को विस्तार दिया मतलब पूंजी की प्रधानता थी, पूंजी का शासन को बढ़ावा मिला, और इससे गरीबी कम हुआ। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को जो लाभान्वित नहीं होते थे उनके द्वारा जो विशेषाधिकार वर्ग हैं और जो चंद लोग जो कि सत्ता के लिए इसके एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने देश की अवधारणा अन्य देशों की अवधारणा के साथ मिलाते हैं तो फिर यह टैली नहीं करता है। वहाँ की स्थिति और अपने देश की स्थिति में भिन्नता दिखती है। और स्वतंत्रता के बाद ऐसी कोशिश की गई कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से लोगों में समृद्धि आवे, जिस कारण सामाजिक वर्जनाएं, सामाजिक दूरियां यह भी टूटेगी, सामाजिक असमानताएं यह भी टूटेगी, और इस तरह से उनके उत्थान की दिशा में भी, समाज के उत्थान की दिशा में राजनीतिक तौर पर सोचा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजनीतिक बागडोर जिनके हाथों में थी, वे समाज के न सिर्फ संपन्न लोग थे बल्कि अभिजात तबके भी थे, और उन्हीं के जो अभिजात के राजनीतिक वर्ग थे उन्हीं के हाथ में सत्ता थी। दूसरे शब्दों में कहें तो मुख्य रूप से वह सत्ता संगठन ऊंची जाति के पुरुषों से मिलकर बना था, और वह संगठन, वह समुदाय, वे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, ज्यादातर उनमें ब्राह्मण थे और अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, और इस कारण उनका दृष्टिकोण कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष था। वे संकीर्ण रूढ़िवादी मान्यताओं से ग्रसित नहीं थे। तत्कालीन आबोहवा में वे एक वर्ग विशेष से संबंध रखते हुए भी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के थे, और सबों को साथ चला लेने की एक कोशिश अवश्य की। हालांकि यह भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में
सरकार की सत्ता आने के बाद और अंग्रेज के हाथ में जो सत्ता थी, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ, बहुत अधिक चेंज नहीं हो गया अचानक। और राजनीतिक व्यवस्था बदली, सामाजिक व्यवस्था में अचानक परिवर्तन नहीं आ सका था। रूपांतरित करने का प्रयास किया गया और जो कमजोर तबके थे उनके लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उन्नति के प्रयास किए गए। और भारतीय संसद में कांग्रेस पार्टी की प्रभुत्व स्थिति थी और कांग्रेस पार्टी में ऐसा प्रयास किया गया। भारतीय संसद ने प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया, और कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया कि जो विपन्न तबका है, जो आर्थिक रूप से लाभान्वित नहीं है, उनका भी उत्थान हो। हालांकि यह भी एक बात रही कि जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे उनके लिए एक समझौता कार्य दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया, और जो विपन्न तबके के थे, जो अपेक्षाकृत अधिक गरीब थे, उनके संगठन के लिए, उनको संगठित करने के लिए, राजनीतिक दृष्टि से आगे आने के लिए इनके द्वारा बहुत अधिक विशेष प्रयास नहीं किया। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पिछड़े वर्ग के रूप में आपको एक मध्यम वर्गीय लोग मिलते हैं, मध्यम वर्गीय किसान उसमें आते थे, और इसके साथ साथ गरीब किसान भी, ये लोग पिछड़े वर्ग के रूप में नजर आते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों ने ऊंची जातियों की प्रभुत्व, कांग्रेस में ऊंची जाति का प्रभुत्व था, तो उसके विरोध में 60 के दशक में जो है एक राजनीतिक रूप से ये लोग संगठित होने लगे, उनका विरोध करने लगे। और इन राज्यों में भूमि सुधार की बात आप जानते हैं कि इसके पहले भूमि सुधार की बात हुई थी आजादी के बाद, और भूमि सुधार की बात केवल आंशिक रूप से ही सफल रहे। पूरी तरीके से भूमि सुधार आप जानते हैं कि जहां जिसको पास की बहुत अधिक जमीन था, वो जिसके पास जमीन नहीं उसको वितरित करने देश संबंधित था। भूदान आंदोलन का भी आपने बात सुना होगा। खैर, तो यहाँ पर तो वो भूमि सुधार का यहाँ पर बहुत अधिक कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया और चला, और ऊंची जाति के जो जमींदार थे वे अपने अधिकारों को गुप्त रूप से क्षति पहुंचाई, और पिछड़ी जातियों को इससे लाभ होने की स्थिति जाहिर है कि ज्यादा मिलता अगर वो होता तो, और एक हद तक हुआ भी। ऐसा बात नहीं कि हम नकार नहीं सकते कि भूमि सुधार नहीं हुआ, लेकिन इससे जो जमींदार थे, जो संपन्न लोग थे, उनको हानि पहुंचती है, और जो पिछड़े वर्ग है उनको लाभ की स्थिति होती है। खैर, और मंझली पिछड़ी जाति के जो मध्यम स्थिति में थे और संपन्न किसान थे, उसमें जो है ज्यादातर लोग यादव समुदाय से आते थे, जाट से आते थे, कुर्मी से आते थे, गुज्जर से आते थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ एक कृषि से जुड़े आंदोलन की, तो हरित क्रांति हुआ, तो इससे भी इन लोगों को फायदा हुआ किसान को। और पंचायती राज कार्यक्रम चला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से शुरू में यह स्टार्ट हुआ था, तो उनके माध्यम से उनको फायदा हुआ। सहकारी समिति बनाई गई थी, पंचायती राज की स्थापना क्रमशः की गई। तो इन सब संस्थाओं के माध्यम से जो निचली जाति में थे उनका उभार आने लगा, उनको संगठित हुए होने लगा, उनको एक बल मिलने लगा था। और वो फिर राजनीतिक, जाहिर है कि जिसके पास शक्ति किसी न किसी रूप में संपन्नता आएगी, तो वो फिर शक्ति के लिए उसका अंतिम लक्ष्य राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति होने लगती है। और वही चीज होने लगा। राजनीतिक सर्वोच्चता, राजनीतिक आकांक्षा में वो बदलने के लिए उनकी आंतरिक स्थिति बेचैन होने लगी, और इसकी अभिव्यक्ति आप देखते हैं कि फिर 60 के बाद एक किसान आंदोलन के रूप में जो है बृहत स्तर पर दिखा, और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वहां पर फिर बढ़ी। और आप देखते हैं कि 60 के बाद के दशक से कांग्रेस पार्टी की जो एक छत्र फुलवारी हुआ करती थी देश में, तो वह फिर उजरने लगी कहीं न कहीं, और कहीं एक उनके विरोध में कई एक संगठन खड़े होने लगे, और भारतीय लोकतंत्र का एक और विस्तार हो रहा था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सिमट रही थी, और जो ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हुई, तो कांग्रेस पार्टी का एक दलीय
जो प्रभुत्व था उसका विकल्प उभरने लगा और समाजवादी नेता की पहचान के रूप में कई एक नेता उभरे। वहां पर चौधरी चरण सिंह का भी एक प्रमुख नाम आता है, जो एक राजनीतिक गुट के साथ उभरे राष्ट्रीय पटल पर। और कई बार क्या हुआ, कई राज्यों में विधानमंडल में दूसरी दलों भी आने लगी और सरकारी नौकरी में आरक्षण का दावा फिर किया जाने लगा। और इस सब बातों से क्या हुआ, ऊंची जाति के विरुद्ध एक तरह का संघर्ष छेड़ दिया गया। यहाँ पर सामाजिक स्थिति कसम कस होने लगी। और उसके बाद आप देखते हैं कि इस प्रकार का प्रतिबंध कई एक राज्यों में हुआ। महाराष्ट्र में मराठा की बात हुई, मराठा आंदोलन, गुजरात में पटेल का आंदोलन चला, कर्नाटक में वो लिंगायत संप्रदाय है तो उनके द्वारा चलाया गया, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और काम्मा के द्वारा चलाया गया। तो इस तरह के आंदोलन का स्वरूप सामाजिक धरातल पर वहां भी दिखती है।